साथियों, क्या आप मानते हैं कि जब जागे तभी सवेरा होता है? क्या आप परेशान हैं कि आप अभी तक अपनी एक नियमित दिनचर्या नहीं बना पाए हैं? तो पेश है यह वीडियो आपके लिए जो आपको मदद करेगा आपकी एक नियमित दिनचर्या बनाने में, वो भी पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके पर। ध्यान से देखिए। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरानि बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कठोपनिषद के यह वाक्य स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे वाक्यों में से सर्वाधिक लोकप्रिय है। मात्र 39 वर्ष की आयु में वो सब कर गए जिसे कई व्यक्ति 100 वर्षों तक नहीं कर पाते। वह है भारतवर्ष के जनों में प्रसुप्त चेतना को जागृत करना। हम सबका जन्म किसी उद्देश्य विशेष के लिए हुआ है। अगर आप समझ रहे हैं कि 60 वर्ष के होने के बाद आप उन उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य प्रारंभ करेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। सुबह से शीघ्रम, जब जागो तभी सवेरा तो केवल मन बहलाने के लिए सही है, लेकिन कहीं जागने में देर ना हो जाए यह भी देखना होगा, क्योंकि सवेरा तो अपने हिसाब से घटित होता है। प्रकृति अपने हिसाब से चलती रहती है। 60 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाती है, बीमारियां घेर लेती हैं, अथवा कोई और परेशानी जो अभी आप समझ नहीं पा रहे हो सकती है। अतः सबसे सच्चा समय आज ही है, अभी है। साथियों, जब जागो तभी सवेरा, इसकी सार्थकता को आज हम परखेंगे। यह किस हद तक सही है अथवा गलत है यह जानेंगे। हर चीज का एक नियत समय होता है, तो फिर क्यों वर्षों पूर्व से ऐसा लोग कहते आ रहे हैं, यह आज हम समझेंगे। साथियों, जागरण के मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला है शरीर के स्तर पर जागरण, जिसे हम शारीरिक जागरण कहते हैं। दूसरा, दिमाग अथवा मन के स्तर पर जागरण, जिसे हम मानसिक जागरण कहते हैं। तीसरा है चेतना के स्तर पर जागरण। हम रात को एक विशेष समय पर सोने जाते हैं तथा सुबह स्वतः जाग जाते हैं। आखिर हम कैसे जान जाते हैं कि सुबह हो चुकी है? कौन हमें जगा देता है? हम निद्रा में रहते हैं, किंतु हमारा मस्तिष्क तब भी सक्रिय रहता है। आपने सुना होगा कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक क्वार्ट्ज घड़ियां आदि कई प्रकार की घड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैविक घड़ी नाम की भी एक घड़ी है? दरअसल यह घड़ी आपके शरीर के भीतर ही होती है। इस घड़ी के भी 3 प्रकार है। एक है शारीरिक समय चक्र, दूसरा मानसिक समय चक्र और तीसरा आत्मिक समय चक्र। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शारीरिक समय चक्र की, जिसे हम जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। प्रकृति ने जो यहाँ हमें घड़ी दी है वह दिखती नहीं है, लेकिन वह अपना काम सुनिश्चित रूप से निरंतर करती रहती है। प्रकृति ने सभी जीव अपने बाह्य एवं आंतरिक वातावरण में हो रहे इन दैनिक, मासिक और वार्षिक परिवर्तनों के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन मानव नहीं। सभी जीवों के शरीर में समय निर्धारण की एक समुन्नत व्यवस्था होती है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कहते हैं। प्रकृति की अपनी एक घड़ी है जो संपूर्ण धरती के पेड़ पौधों, प्राणी जगत और मनुष्य पर लागू होती है, समान रूप से लागू होती है। सभी पशु पक्षियां, पेड़ पौधे, अन्य प्राणियों की दिनचर्या आधारित है प्राकृतिक रूप से निर्मित इस जैविक घड़ी पर। पेड़ पौधों में एक निश्चित समय पर फल फूल का लगना, बसंत के समय पतझड़ में पुरानी पत्तियों का गिरना, पौधों की नई कोपले धारण करना, समय पर ही बीज का विशेष प्रकार से अंकुरण होना, ये सभी जैविक घड़ी की सक्रियता का परिणाम है। विज्ञान इस बात को साबित कर चुका है कि इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी रात और दिन पहचानते हैं। प्रत्येक वर्षानुसार मनुष्य के शरीर में भी पतझड़, बसंत और बहार आती है। सभी मौसम और दिन रात के अनुसार शरीर को समय अनुसार प्राकृतिक निद्रा, जागरण और पोषण की जरूरत होती है। यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो शरीर रोगी बन जाता है। कुछ लोग जब देर से सोते हैं या उठते हैं तो उनकी जैविक घड़ी गड़बड़ा जाती है। ऐसे में वे रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। उनमें आलस्य, अपच, कब्ज, निराशा, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि शारीरिक और मानसिक रोग प्रमुख रूप से रहते हैं। आधुनिक दौर की इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों की अपनी जैविक घड़ी भी गड़बड़ाती जा रही है। परिणाम उसका अनिद्रा, उद्विग्नता, हृदय एवं अन्य तरह के मानसिक रोग होना। प्रत्येक जीव जगत उस घड़ी अनुसार ही कार्य करता है, लेकिन मानव ने उसके अनुसार कार्य करना ही छोड़ दिया है। इस संपूर्ण चलायमान जगत के साथ ही व्यक्ति की प्रकृति जुड़ी हुई है और उसी के आधार पर उसकी आंतरिक जैविक घड़ी निर्मित हुई है। प्रकृति ने खुद ही व्यक्ति के सोने, जागने, खाने, पीने, अन्य क्रियाएं करने का समय निर्धारित कर रखा है, लेकिन मनुष्य उस समय के विपरीत कार्य करता है। मनुष्य में जैविक घड़ी का मूल स्थान हमारे मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं।
ये कोशिकाएं पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्धारित करती है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका को सूचना का आदान प्रदान विद्युत स्पंदन द्वारा दिया जाता है। धरती के घूमने पर अंगों की कार्यप्रणाली बदलती रहती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पृथ्वी 24 घंटे अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इससे मनुष्य शरीर के आंतरिक रसायन बुरी तथा अच्छी तरह प्रभावित होते रहते हैं। इस दौरान दिमाग, लीवर, दिल और कोशिकाओं के काम करने का तरीका तेजी से बदलता रहता है। वैज्ञानिक गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि ताकि समय और अंगों के काम करने के तरीके संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल की जा सके। लेकिन भारतीयों ने इसे पहले ही खोज लिया था। हमारे पूर्वजों ने सभ्यता के विकास के प्रारंभ के समय ही इसका महत्व समझ लिया था। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों की गतिविधियों द्वारा समय का हिसाब किताब रखने का विज्ञान ही विकसित कर दिया। उन्होंने घड़ी के आविष्कार के पूर्व ही समय को भूत, भविष्य, वर्तमान, दिन रात, प्रातःकाल, मध्यकाल, संध्याकाल, क्षण, प्रहर आदि में बांटकर सोने, जागने, खाने, पीने, काम, आराम, मनोरंजन आदि सभी क्रियाकलापों को समयबद्ध तरीके से करने पर बल देकर संपूर्ण दिनचर्या को धार्मिक परंपरा में बांध दिया। हमारे आचार्यों ने जो जल्दी सोने, जागने एवं आहार विहार की बातें बताई हुई, उन पर अध्ययन व खोज करके आधुनिक वैज्ञानिक और चिकित्सक अपनी भाषा में उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों की समय सारणी के अनुरूप ही उनकी आंतरिक जैविक घड़ी शरीर के विभिन्न कार्यकलापों को संचालित करती रहती है। सूर्य के उदय काल की शुरुआत से सूर्यास्त के बाद तक और फिर सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय के काल तक समय एक चक्र की भांति चलता रहता है और उसी के अनुसार शरीर भी जागता है, जीता है, सोता है। इस दौरान शरीर में उसी तरह के परिवर्तन होते हैं जैसे प्रकृति में होते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी सूर्योदय के पूर्व उठ जाता है, लेकिन एकमात्र मानव है जो उसके बाद भी सोया रहता है। बिजली के आविष्कार के बाद तो मानव की संपूर्ण दिनचर्या ही बदल गई। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है और उसी के उदय के साथ हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और उसके अस्त के बाद वह घटता जाता है। जिस दिन सूर्योदय और अस्त हो रहा है, जिस तरह सूर्योदय और अस्त हो रहा है, उसी की तरह चंद्र भी उदय और अस्त हो रहा है। मंगल, शुक्र, शनि, बुध, बृहस्पति भी उदय और अस्त हो रहे हैं। सभी के उदय और अस्त होने के बीच में एक छाया काल आता है। उसे कुछ लोग राहु और केतु का काल कहते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर पृथ्वी के ध्रुवों पर रहता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। हालांकि राहु और केतु ज्योतिष की भाषा में उनको अलग तरीके से व्याख्या की जाती है। सभी का प्राकृतिक समय निर्धारित है। प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर किस तरह से कार्य करता है और इस जैविक घड़ी के वैज्ञानिक सत्य को समझने के लिए हमको यह जानना जरूरी है कि जिन लोगों की नियमित दिनचर्या नहीं होती, उनकी जैविक घड़ी का मैकेनिज्म बिगड़ जाता है। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि मनुष्य की दिनचर्या हजारों सालों से एक जैसी है और उसका कारण उसके भीतर संचालित हो रही यही जैविक घड़ी है। शोध के अनुसार मनुष्य में जैविक घड़ी का मूल स्थान मस्तिष्क में। मस्तिष्क हमें जगाता है, मस्तिष्क ही हमें सुलाता है। औसतन हम 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते हैं और हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। यदि यह औसत गड़बड़ाता है तो शरीर रोगी होने लगता है। इसी के आधार पर व्यक्ति के सोचने समझने की दिशा, तर्क, वितर्क, निर्णय, कार्यक्षमता, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हमारे संपूर्ण भारतीय जगत में प्रार्थना को और ध्यान को सबसे उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य के शरीर में अनुमानित 60,000 अरब से 1 लाख अरब रासायनिक संक्रियाएं होती हैं। उनका नियंत्रण सुनियोजित ढंग से किया जाता है और उचित समय पर हर कार्य का संपादन किया जाता है। सचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके द्वारा शरीर के सभी संस्थानों को एक नियत समय पर क्रियाशील करने का आदेश मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि द्वारा हार्मोन्स के माध्यम से दिए जाते हैं। उनमें मेलाटोनिन और सेरोटोनिन मुख्य हार्मोन से, जिनका स्राव दिन रात के काल चक्र के आधार पर होता है। यदि किसी वजह से इस प्राकृतिक शारीरिक काल चक्र या जैविक घड़ी में विक्षेप होता है तो उसके कारण भयंकर रोग होते हैं। इस चक्र के विक्षेप से सिर दर्द, सर्दी से लेकर कैंसर जैसे महारोग हो सकते हैं। अवसाद, अनिद्रा जैसे मानसिक रोग, मूत्र संस्थान के रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग जैसे शारीरिक रोग भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उचित भोजन काल में पर्याप्त भोजन करने वालों की अपेक्षा अनुचित समय कम भोजन करने वाले अधिक मोटे हो जाते हैं और इनमें
मधुमेह की आशंका बढ़ जाती है। जैविक घड़ी के गड़बड़ाने से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लगती है। जैविक घड़ी के अनुसार किस समय में कौन सा अंग होता है, सक्रिय होता है, वो हम अब जानेंगे। इस चक्र को जानने के बाद आप अपनी दिनचर्या एक साइंटिफिक रूप से मेंटेन कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच इस समय फेफड़े क्रियाशील रहते हैं, लंग्स बहुत एक्टिव रहते हैं। यदि इस समय हम उठकर गुनगुना पानी पीकर थोड़ी खुली हवा में घूमते हैं अथवा प्राणायाम करते हैं तो फेफड़ों की कार्य क्षमता एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान उन्हें शुद्ध और ताजी वायु मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। सुबह 5 से 7 के बीच बड़ी आंतें क्रियाशील होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। अतः इस बीच मल त्यागने का समय होता है। जो व्यक्ति सोते रहते हैं और मल त्याग नहीं करते हैं, उनकी आंतें मल में से त्याज्य द्रवांश का शोषण कर मल को सुखा देती है। इससे कब्ज और कई अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। प्रातः जागरण से सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 बजे बाद जो मल त्याग करते हैं उन्हें अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। सुबह 7 से 9 और 9 से 11 के बीच। सुबह 7 से 9 आमाशय स्टमक की क्रियाशीलता होती है। भोजन के 2 घंटे पूर्व दूध अथवा फलों के रस या कोई पेय पदार्थ ले सकते हैं। 9 से 11 तक अग्नाशय और प्लीहा क्रियाशील रहते हैं। इस समय पाचक रस अधिक बनते हैं, अतः करीब 9 से 1 बजे तक भोजन के लिए उपयुक्त समय है। इस समय अल्पकालिक स्मृति सर्वोच्च स्थिति में होती है एवं एकाग्रता और विचार शक्ति उत्तम होती है, अतः यह तीव्र क्रियाशीलता का समय है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। दोपहर 11 से 1 के बीच यह जो समय रहता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह हृदय में होता है, इसलिए हृदय क्रियाशील रहता है। दोपहर 12 बजे के आसपास सभी प्राथमिक, उचित और मांगलिक कार्य निपटा लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति में इस समय करुणा, दया, प्रेम आदि जैसी भावनाएं एवं संवेदनाओं को विकसित करने के लिए ही संध्या, मध्याह्न संध्या का विधान था। भोजन इस समय वर्जित है, दोपहर 1 से 3। इस बीच छोटी आंतें क्रियाशील रहती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों का अवशोषण कर व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर ढकेलना होता है। इस समय पानी पीने का महत्व है। ऐसा करने से जो त्याज्य पदार्थ हैं वो बड़ी आंत में आगे खिसकने में उनको सहायता मिलती है और भोजन के करीब 2 घंटे बाद प्यास अनुरूप पानी पीना ही चाहिए। इस समय भोजन करने अथवा सोने से जो पोषक आहार रस है उनके शोषण में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और शरीर रोगी और दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 से 5 के बीच मूत्राशय की सक्रियता का काल है। मूत्र का संग्रहण करना मूत्राशय का कार्य है। 2-4 घंटे पहले पिया गया जल मूत्र में बदल जाता है, इसीलिए इस समय मूत्र त्याग की इच्छा होती है। शाम 5 से 7 के बीच गुर्दों में एक्टिविटी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सुबह लिए गए भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, अतः इस काल में हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक संध्या काल में भोजन न करें। कुछ जैन मतावलंबी इस नियम का अभी भी पालन करते हैं और कुछ जानकार दूसरे धर्मों के भी हैं, वे भी इसी नियम से चलते हैं। सुश्रुत संहिता के अनुसार संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि काल में या सायंकाल में बहुत विलंब करके भोजन करना वर्जित है। देर रात को किया गया भोजन सुबह सुस्ती लाता है और यह सब जानते भी हैं। सुबह भोजन के 2 घंटे पहले और शाम को भोजन के 3 घंटे दूध पी सकते हैं। रात्रि 7 से 9 बजे के बीच अग्नाशय गुर्दे सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा इस समय मस्तिष्क भी विशेष रूप से सक्रिय होता है, अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है। शाम को 7:15 बजे दीप जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद शयन में जाने के पूर्व स्वाध्याय करना चाहिए। रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच रक्तवाहिनियों और धमनियों की सक्रियता रहती है और इस समय ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरु रज्जु में रहता है। इस समय पीठ के बल पर या वाई करवट लेकर विश्राम करने से मेरु रज्जु को प्राप्त शक्ति को संग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय नींद सर्वाधिक शांति देने वाली होती है। रात्रि 9 बजे पश्चात पाचन संस्थान के अवयव विश्रांति प्राप्त करते हैं, अतः यदि इस समय भोजन किया जाए तो वह सुबह तक जठर में पड़ा रह कर सड़ जाता है।
उसके सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं जो एसिड के साथ, अम्ल के साथ आंतों में जाम कर उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इस समय भोजन करना खतरनाक है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है और इस समय का जागरण शरीर और बुद्धि को थका देता है। रात्रि 11 से 1 के बीच का समय, इस समय पित्ताशय यकृत सक्रिय होता है। पित्त की संग्रहण पित्ताशय का मुख्य कार्य है। इस समय यदि आप जागृत रहते हैं तो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है और बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती हैं। रात्रि 12 बजने के बाद दिन में किए गए भोजन द्वारा शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के बदले में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस समय जागते रहने से बुढ़ापा जल्दी आता है। रात्रि 1 से 3 बजे के बीच का समय, इस समय यकृत अर्थात लीवर ज्यादा क्रियाशील रहता है। अन्न का माइक्रोडाइजेशन, सूक्ष्म पाचन करना यकृत का कार्य है, लीवर का कार्य है। इस समय शरीर को गहरी नींद की जरूरत होती है। इसकी पूर्ति ना होने पर पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। जिस समय शरीर नींद के वश में होकर निष्क्रिय रहता है तो उस समय जागते रहने से दृष्टि मंद होकर भ्रमित अवस्था में रहती है। ऐसे समय ही अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती है। दूसरी प्रकार का जागरण जो होता है वो होता है दिमाग या मन के स्तर पर, जिसे हम मानसिक जागरण कहते हैं। जब जागो तभी सुबह है और जब तक सोए रहो रात है। जागे के लिए सदा सुबह होती है और सोए लिए के लिए सदा रात है। रात बाहर नहीं है, वह आपके हृदय में है। सूरज आपके भीतर उगना है, तभी वास्तविक सुबह होगी। बाहर के सूरज तो उगते भी हैं और डूबते भी रहते हैं। भीतर का सूरज एक बार अगर उदय हो जाए तो फिर वह कभी नहीं डूबता और जीवन में फिर प्रकाश ही प्रकाश है, उत्सव ही उत्सव है। आंखें बंद रखने का निर्णय आपका है और आंख खोलना चाहे तो किसी भी पल, इस पल भी क्रांति घट सकती है। संकल्प की कमी कभी छोटी छोटी बातों से पड़ जाती है। जिंदगी में बहुत बड़े बड़े अवरोध नहीं है, बहुत छोटे से अवरोध है। कभी आंख में छोटा सा तिनका पड़ जाता है तो हिमालय भी दिखना बढ़ना बंद हो जाता है। जरा सा तिनका आंखों में हो तो हिमालय भी दिखाई नहीं पड़ता है। कोई अगर विचार करे और तर्क करे और गणित लगाए तो जरूर सोचेगा कि जिस तिनके ने हिमालय को ओट में ले लिया वह जरूर हिमालय से बड़ा होना चाहिए, होना ही चाहिए ना। वह तिनका हिमालय से बड़ा नहीं है, तिनका तो तिनका जितना ही है। वह छोटा सा तिनका भी आंख को बंद कर देता है, उसकी कैपेसिटी खत्म कर देता है, देखने की क्षमता प्रभावित कर देता है और उस छोटे से तिनके से हिमालय ढक जाता है। ठीक ऐसे ही छोटे छोटे तिनकों से हमारा सामर्थ्य ढका रह जाता है। तो वह जो संकल्प है वह भी छोटे छोटे तिनकों से ढका है। कोई बहुत बड़े पहाड़ उसके ऊपर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे तिनकों को हम संभाले चले जाते हैं। तो जो भी आप कर रहे हो अपनी ओर से सारी शक्ति लगा कर करें। ऐसा जरा भी ख्याल ना रह जाए कि भीतर की मैंने कुछ बचा दिया, मैंने कुछ छोड़ दिया। यह आपको तय करना है, कोई दूसरा नहीं तय कर सकता। यह आपको ही तय करना है कि आप पूरी शक्ति लगा रहे हो कि नहीं। और स्मरण लगे कि जब तक आपकी पूरी शक्ति नहीं लग गई हो तो जितनी शक्ति नहीं लगेगी, मतलब जितनी शक्ति आपने छोड़ दी है, वह उस तिनके का ही काम करेगी जो अड़चन है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 99% आपकी शक्ति लगा दी और 1% बचा ली, तो वह 1% तिनके का काम करेगी और वह 99% को भी बेकार कर देगी। वो पूरा हिमालय ढक देगी, आपकी पूरी मेहनत खत्म कर देगी। तो आपका 100% लगाना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ताकत कितनी है, जितनी भी हो। किसी के पास 2 पैसे की ताकत है, किसी के पास 4 पैसे की ताकत है, किसी के पास 6 पैसे की ताकत है। सवाल यह नहीं है कि ताकत कितनी है, सवाल यह है कि आपने लगाई कितनी है। सवाल यह है कि पूरी लगाई है कि नहीं है। कितना लगाया यह सवाल नहीं है, पूरा लगाया है कि नहीं, यही सवाल है। तो साथियों, जागिए नींद से। आप वो नहीं है जो लोग सोचते हैं आपके बारे में, आप वह हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। तीसरे स्तर की हम जो जागरण की बात कर रहे हैं वो है चेतना का स्तर। इस स्तर को जानने के लिए आपको शरीर में विभिन्न चक्रों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में ऐसे 7 चक्र कहे जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट हैं। मैंने बताया आपको कि हमारे एक सेल से दूसरे सेल में जो
सिग्नल पास होते हैं वो स्पंदन के रूप में पास होते हैं। वो स्पंदन इन्हीं चक्रों के रूप में हमारे पूरे शरीर में फैलता है। तो ऐसा प्रथम चक्र जिसको हम बोलते हैं भौतिक चक्र या मूलाधार है। दूसरा प्राण का आधार प्राणाधार स्वादिष्ठान चक्र है। तीसरा काम या विद्युत केंद्र का चक्र है जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, जो नाभि के पास रहता है। चौथा नैतिक सौंदर्य परक केंद्र है जिसे अनाहत, जो दिल के पास रहता है। पांचवा धार्मिक चक्र है विशुद्ध, जिसको हम अपने गर्दन में पाया जाता है। छठा चक्र है आध्यात्मिक चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। वो हमारी जहाँ बिंदी लगाते हैं ये वहाँ पाया जाता है। और सातवां चक्र है दीव सहस्रार चक्र, जो हमारे हेड में पाया जाता है। तो जैसे 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 आप ऊपर जाते जाओगे आपकी नींद गहरी होती जाएगी और इस नींद की गुणवत्ता बदल जाएगी। जो व्यक्ति भोजन ग्रसित है और केवल खाने के लिए जीता है, उसकी नींद बेचैन रहेगी, उसकी नींद शांत ना होगी, उसमें संगीत ना होगा, उसकी नींद एक दुखद स्वप्न जैसी होगी। जिस व्यक्ति का रस भोजन में कम होगा और जो वस्तुओं की बजाय व्यक्तियों में अधिक उत्सुक होगा, लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, उसकी नींद गहरी होगी, लेकिन बहुत गहरी नहीं। निम्नतर क्षेत्रों में कामुक व्यक्तियों की नींद ही सर्वाधिक गहरी होती है। और जब आप और ऊपर जाते हो अनाहत चक्र को पर, तो नींद अत्यंत निष्कंप, शांत, पावन और परिष्कृत हो जाती है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप अत्यंत अनूठी विश्रांति को अनुभव करते हो। मात्र विचार की कोई तुम्हें प्रेम करता है, तुम किसी के प्रेम में हो, तुम्हें शांत कर देता है, सारा तनाव मिट जाता है। एक प्रेमी व्यक्ति गहरी निद्रा को जानता है। घृणा करो तो तुम सो ना पाओगे और क्रोध करो तो भी ना सो पाओगे, आप नीचे गिर जाओगे। प्रेम करो, करुणा करो, गहरी नींद आएगी। पांचवें चक्र के साथ नींद लगभग प्रार्थना के समान बन जाती है। इसीलिए सभी धर्म लगभग आग्रह करते हैं कि सोने से पहले आप प्रार्थना करो। प्रार्थना को निद्रा के साथ जोड़ दो। प्रार्थना के बिना कभी सो मत, ताकि निद्रा में भी तुम्हें उसका संगीत का स्पंदन हो। प्रार्थना की प्रतिध्वनि तुम्हारी नींद को रूपांतरित कर देती है। पांचवा चक्र है प्रार्थना का। यदि आप प्रार्थना कर सकते हो, अगली सुबह आप चकित होगे, आप उठोगे कि प्रार्थना करते हुए। आपका जागना ही एक तरह की प्रार्थना होगा। पांचवें चक्र में नींद प्रार्थना बन जाती है। और यह साधारण नींद नहीं रहती। आप निद्रा में नहीं जा रहे, बल्कि एक सूक्ष्म रूप से परमात्मा में प्रवेश कर रहे हो। निद्रा एक द्वार है जहां आप अपना अहंकार भूल जाते हैं, आप परमात्मा में खो जाते हैं, जो कि जागृत अवस्था में नहीं हो पाता। क्योंकि जब आप जागे होते हैं तो आपके अंदर का अहंकार, ईगो बहुत शक्तिशाली होता है। जब आप गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाते हो तो आपकी आरोग्यता प्रदान करने वाली शक्तियों की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसीलिए जितने भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और सो नहीं पाता है तो उसके ठीक होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आरोग्यता तो भीतर से आती है। आरोग्यता तब आती है जब अहंकार का अस्तित्व बिल्कुल नहीं बचता है। तो जो व्यक्ति पांचवें चक्र, प्रार्थना के चक्र तक पहुंच गया है, उसका जीवन तो एक प्रसाद बन जाता है। जब वह चलता है तो उसकी भाव भंगिनाओं में आप एक विश्रांति का गुण पाओगे। आज्ञा चक्र अंतिम चक्र है, जहाँ नींद श्रेष्ठम हो जाती है। इसके पार नींद की आवश्यकता नहीं रहती, कार्य तो समाप्त हो जाता है। छठे चक्र तक निद्रा की आवश्यकता है। छठे चक्र में निद्रा ध्यान में रूपांतरित हो जाती है। प्रार्थना पूर्ण नहीं, ध्यान पूर्ण हो जाती है। क्योंकि प्रार्थना में द्वैत है, दो का भाव है, मैं और तुम, भक्त और भगवान। छठवें चक्र में द्वैत का भाव, यह भाव समाप्त हो जाता है। निद्रा गहन हो जाती है, इतनी गहन जितनी की मृत्यु। और वास्तव में मृत्यु कुछ और नहीं बल्कि एक गहरी नींद है, और कुछ नहीं बल्कि एक छोटी सी मृत्यु है। छठे चक्र के साथ नींद अंतस की गहराई तक प्रवेश हो जाती है और कार्य समाप्त हो जाता है। और जब आप छठे से सातवें चक्र में पहुंचते हो तो निद्रा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आप द्वैत के पार चले गए होते हो, आप कभी नहीं थकते, इसलिए निद्रा की आवश्यकता नहीं रहती। तो यही सातवीं अवस्था विशुद्ध जागरण की अवस्था है। तो साथियों, झांकी अपने अंदर, पहचानिए अपने दिव्य स्वरूप को। अगर आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर भरोसा है लेकिन खुद पर नहीं, तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। खुद पर भरोसा रखें, अडिग रहें, मजबूत बने, हमें इसी की जरूरत है।
खुद को समझाएं, साथ में दूसरों को भी समझाएं। सोई हुई आत्मा को आवाज दें और देखिए कि यह कैसे जागृत होती है। अतः चैन से जीना है तो जाग जाइए, कहीं देर ना हो जाए।